हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मुरारी आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ जिसका नाम है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो है इसका सबसे पहले प्रयोग, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो हमारे भारत के जो थे चाणक्य, जिनके अन्य नाम कौटिल्य। चाणक्य को ही क्या कहा जाता है? कौटिल्य। और इनका जो असली नाम है यानी वास्तविक नाम है वो क्या है? विष्णुगुप्त। यानी अर्थशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग चाणक्य कौटिल्य उर्फ जिनका असली नाम विष्णुगुप्त है उन्होंने किया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उनके पुस्तक का क्या नाम था? उनके पुस्तक का नाम ही था अर्थशास्त्र। यानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। तीनों एक ही व्यक्ति हैं। इनके तीन अलग अलग नाम हैं, चाणक्य, कौटिल्य, और असली नाम जो है वो विष्णुगुप्त है। लेकिन यह पुस्तक जो थी उसका नाम अर्थशास्त्र जरूर था, लेकिन इसका जो विषय था वह आर्थिक विषय नहीं था। वह आर्थिक मुद्दों पर लिखी गई पुस्तक नहीं थी। तो वो पुस्तक किस विषय पर लिखी गई थी? यानी इस पुस्तक का जो विषय था वह क्या था? वह राजनीति पर आधारित थी। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एसएससी, रेलवे, यहाँ तक कि पीसीएस के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है उसका विषय क्या है, वह किस विषय पर आधारित है? तो वह राजनीति पर आधारित है। यानी अर्थशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग चाणक्य, कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त ने किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसका विषय क्या था यानी किस चीज पर आधारित थी? तो वह राजनीति पर आधारित थी। प्रथम बुक अर्थशास्त्र, उनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र, वह किस पे आधारित थी? राजनीति पर आधारित थी। यानी चाणक्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र वह राजनीति पर आधारित थी, वह अर्थशास्त्र पर आधारित नहीं थी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अर्थशास्त्र जो है उसके पिता कौन है, यानी उसके जनक कौन है। अर्थशास्त्र, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के पिता यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? वो है एडम स्मिथ। क्या है? एडम स्मिथ। ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे यानी ब्रिटेन के। ये ब्रिटेन के थे जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत बार ये भी पूछा गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक थी? वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र यानी वेल्थ ऑफ नेशन मतलब वेल्थ मतलब धन होता है, राष्ट्र का धन, नामक एक पुस्तक लिखी थी। वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसके बाद उन्हें क्या कहा गया? अर्थशास्त्र का पिता यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि इकोनॉमिक्स कितने तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको एक व्यक्ति थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था रेगनर फिश। उनका नाम था रेगनर फिश। वो कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। उन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था। एक था माइक्रो और मैक्रो। दो था, एक माइक्रो जिसे सूक्ष्म या छोटा कर सकते हैं, माइक्रो मतलब होता है ये छोटा, और एक होता है मैक्रो। दो भागों में बांटा था। इसको छोटे आधार पे कहते हैं व्यष्टि और इसको समष्टि कहते हैं। व्यष्टि और समष्टि, इसको दो भागों में बांटने का जो काम किया था उन्होंने, उनका नाम था रेगनर फिश या फिश। ये कहाँ के थे? ये नॉर्वे के थे। और इन्हें अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। हम लोग जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा इनाम जो है, पुरस्कार जो है वो क्या है? नोबेल पुरस्कार है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें पहला पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? नॉर्वे के थे रेगनर फिश। प्रथम नोबेल इन्हें प्राप्त हुआ था। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझते हैं माइक्रो और मैक्रो क्या है, व्यष्टि और समष्टि क्या है। यानी किसी चीज का छोटे लेवल पे, यानी किसी व्यक्ति के
किसी व्यक्ति विशेष के इकोनॉमी के बारे में बात करें, या किसी कंपनी के, या फिर किसी फर्म के, यानी छोटे लेवल पे जब हम बात करते हैं तो वो मैक्रो कहलाता है। जबकि हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, जैसे किसी राष्ट्र के गरीबी पे बात करते हैं, साक्षरता पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, किसी राष्ट्र के डेवलपमेंट से बात करते हैं, किसी राष्ट्र के विकास से संबंधित बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मैक्रो पे हो जाता है। यानी बड़े लेवल पे जब हम बात करेंगे तो मैक्रो, और छोटे लेवल पे क्या हो जाता है, माइक्रो हो जाता है। अब देखिए इकोनॉमी कितने तरह का होता है, यानी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक दो अलग अलग शब्द है। इकोनॉमिक्स क्या हुआ, इकोनॉमिक्स मतलब होता है, इको मतलब की होता है धन, और मिक्स मतलब होता है, यानी देखिए इस शब्द से समझिए, हिंदी के शब्दों से समझिए, अर्थ मतलब होता है धन, और शास्त्र मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं शास्त्र मतलब क्या होता है, अध्ययन। यानी धन के जो अध्ययन है, धन का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये क्या हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ये एक सब्जेक्ट हुआ। लेकिन इकोनॉमी अलग शब्द है। इकोनॉमी क्या है, अलग शब्द है। इकोनॉमी क्या है, किसी देश की अर्थव्यवस्था, यानी कहाँ कितना क्या उत्पादन हो रहा है, कितना कहाँ धन है। ये इकोनॉमी जो है किसी जगह को डिनोट करता है, विशेष करके कंट्री को। जैसे कहते हैं हम लोग की भारतीय अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे पहुंच गई, 5वें नंबर पे पहुंच गई। मतलब अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में नंबर 1 है। यानी क्या कहते हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। यानी इकोनॉमिक शब्द, जो अर्थव्यवस्था शब्द है, वो किसी देश को या किसी जगह को रिप्रेजेंट करता है। तो इकोनॉमी शब्द अलग है और इकोनॉमिक्स अलग है। इकोनॉमिक्स जो हुआ एक सब्जेक्ट हुआ, यानी किसी चीज का अध्ययन, धन का अध्ययन जो हुआ वो। इकोनॉमिक जो है कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ कंट्री जो है वहाँ दो इकोनॉमी है। अधिकतर कंट्री में एक ही, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था कहा जाता था पूरे भारत का। लेकिन कुछ देश है जैसे चाइना है, चाइना में दो इकोनॉमी है। वहाँ चाइना का एक अलग इकोनॉमी है, एक वहाँ पे हांगकांग का है। हांगकांग अपना जीडीपी वगैरह सब कुछ अलग दिखाता है। इस तरह से एक इजराइल भी है, इजराइल अपना अलग दिखाता है, फिलिस्तीन अपना अलग दिखाता है। कुछ राष्ट्र को छोड़कर बाकी सभी राष्ट्र में एक इकोनॉमी है। तो अब देखिए अर्थव्यवस्था को हम व्यापार के आधार पे, यानी व्यापार करने के आधार पे कितने वर्गों में बांटते हैं, यह जानने से पहले थोड़ा सा हम ये जान जाते हैं कि अर्थशास्त्र हम लोग को क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी। अर्थशास्त्र एक विषय बना तो क्यों अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में, यानी अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है। हम लोग पहले ये जान जाएंगे कि संसाधन जो है हमारे पास है वह सीमित है। यानी हमारे पास सीमित है, हमारे पास पैसे सीमित हैं, हमारे पास धन जो है वो निश्चित मात्रा में। लेकिन हमारी जो इच्छा है, हमारी इच्छाएं क्या रहती है कि दुनिया का सारा चीज़ हमारा ही हो जाए, सब चीज़ हम खरीद लें। लेकिन क्या यह संभव है, यानी यह तो जरूर डिजायर रहता है कि अधिक से अधिक चीज़ खरीदें। लेकिन हमारे पास पैसे जो है सीमित है, धन जो है सीमित है। तो सीमित पैसों से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना, यह उपभोक्ता का लक्ष्य होता है। यानी उपभोक्ता क्या चाहता है, यानी कंज्यूमर, कोई भी खरीदने वाला व्यक्ति, जो भी हम लोग दुकान पे जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो हम लोग क्या रहते हैं, कंज्यूमर रहते हैं, यानी उपभोक्ता, उपभोग करने वाले उपभोक्ता। और जो बनाता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं। तो देखिएगा अर्थशास्त्र में उपभोक्ता और पसीना चल रहा है, चल नहीं रहा। देखिएगा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो है वह क्या चाहता है और उत्पादक क्या चाहता है। उपभोक्ता चाहता है कि अधिक से अधिक हमको सेटिस्फेक्शन हो जाए, यानी अधिक से अधिक संतुष्टि हो जाए। कौन चाहता है, उपभोक्ता सोचता है। कभी कभी देखिए हम लोग जाते हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि कम से कम पैसे में हो जाए, ये कहें पैसा थोड़ा अधिक भी लग जाए, लेकिन हमें संतुष्टि होना चाहिए, यानी संतोषजनक, यानी पसंदीदा सामान मिलना चाहिए। तो उपभोक्ता क्या चाहता है कि अधिक से अधिक संतुष्टि, यानी संतुष्टि अधिक चाहता है। और उत्पादक क्या चाहता है, यानी जो बनाने वाला है, यानी आप बेचने वाले जब बन जाते हैं तो उत्पादक बन जाते हैं, और जब खरीदने वाले बनते हैं तो उपभोक्ता बनते हैं। उत्पादक क्या चाहता है कि हम किस क्षेत्र में निवेश करें कि अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। यानी उत्पादक कोई भी चीज़ जब आप बेचने जाइएगा तो आपका यही लक्ष्य होगा। आपको संतुष्टि से क्या मतलब है, अधिक से अधिक क्या कमाना है, लाभ कमाना है। यानी इसका उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक क्या कमाना, लाभ कमाना, यानी प्रॉफिट, लाभ कमाना। इसका उद्देश्य होता है उत्पादक का।
अब देखिए, ये चाह रहा है अधिक से अधिक संतुष्टि मिले, ये चाह रहा है कि अधिक से अधिक लाभ हो, लेकिन संसाधन तो सीमित है दोनों के लिए। उत्पादक के लिए पैसे सीमित हैं, वो जितना पैसा उसके पास है उतना ही निवेश कर सकता है। क्या उससे ज़्यादा निवेश कर सकता है? दुनिया की हर चीज़ वह उत्पादन कर सकता है? नहीं। वो सीमित क्षेत्रों में, वो सोचेगा कि किस क्षेत्र में हम निवेश करें, क्या हम बनाएं कि हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, संसाधन सीमित हो जाता है सबके पास, या उपभोक्ता हो या उत्पादक हो, दोनों के पास क्या है, संसाधन जो हैं वो सीमित हैं। तो सीमित संसाधनों में उपभोक्ता अधिक संतुष्टि और उत्पादक अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। और संसाधन सीमित है यानी क्या हो जाता है, दुर्लभता हो जाता है, यानी कमी हो जाती है। किस चीज़ की? संसाधन की कमी। तो वही चुनना कि कौन से चीज़ को चुने कि अधिक से अधिक संतुष्टि हो और इसको अधिक से अधिक क्या हो, लाभ हो। तो इस चीज़ को अध्ययन के लिए, इस चीज़ के अध्ययन के लिए कि अर्थशास्त्र में पैसा कहाँ से आए, क्या करें से संतुष्टि हो, क्या चुने, और क्या हम चुने उत्पादक को कि अधिक से अधिक क्या हो, लाभ हो। तो इस चीज़ को चुनने के लिए, यानी इसी चीज़ को, जो आर्थिक समस्याएं हमारे पास है, ये दो आर्थिक समस्याएं हैं, इसी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, जो हमारे पास आर्थिक समस्याएं हैं उसी को दूर करने के लिए क्या बना, इकोनॉमिक्स बना, यानी अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र जो है किस लिए हम लोग पढ़ते हैं, ताकि जो आर्थिक समस्याएं हमारे पास है वो दूर हो सके। तो देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बोले कि अर्थव्यवस्था किसी भी जगह को रिप्रेजेंट करता है, किसी देश को रिप्रेजेंट करता है। तो अर्थव्यवस्था कितनी तरह की होती है? तो व्यापार के आधार पे, यानी व्यापार करने के आधार पे अर्थव्यवस्था दो तरह की होती है। एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी, इंग्लिश में वाले समझ लेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो विदेश के साथ व्यापार नहीं करता हो, यानी विदेशी व्यापार पे जहां प्रतिबंध हो, यानी बंद हो। ये देखिए, याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लेंगे, सुन लेंगे ढंग से, तो फिर जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। बंद अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था तो है लेकिन वो बंद है, यानी दूसरे के साथ संपर्क में नहीं है। दूसरे मतलब क्या, ये एक कंट्री है, यानी दूसरे देश के साथ व्यापार में, यहाँ व्यापार की बात हो रही है। तो विदेशी व्यापार पे जहाँ प्रतिबंध हो, यानी जहाँ से विदेशी व्यापार बंद हो, उसे क्या कहेंगे, बंद व्यवस्था। और वही खुली अर्थव्यवस्था, यानी ओपन, खुला या खुली जो भी कहिए, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था वो ऐसी व्यवस्था है जहाँ विदेशी व्यापार पर से प्रतिबंध हटा दिया जाए, यानी पूरे देश के साथ, पूरे देश मतलब विश्व के साथ क्या किया जाए, व्यापार किया जाए। यहाँ का सामान, यहाँ जो उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए भारत है हमारा, तो भारत में जो उत्पादन हो रहा है जो दूसरे देशों में जाए, दूसरे देशों का क्या हो, यहाँ आए। यहाँ से जो जाता है उसे क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। जो दूसरे देशों से आता है वो आयात करते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसे दूसरों देशों में भेज कर पैसा कमा सकते हैं। जो आपके पास नहीं है वो दूसरे देशों से मंगा लें, यानी क्या करें, आयात कर लें। आने वाले चीज़ को आयात, बाहर जाने वाली चीज़ को निर्यात। बाहर जाने वाले को एक्सपोर्ट यानी निर्यात, अंदर आने वाले को इंपोर्ट यानी आयात। आने वालों को आयात, जाने वाले को निर्यात। यानी आयात और निर्यात जहां से दूसरे देशों के साथ होती है वह क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था होती है। तो भारत क्या है, खुली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि यहाँ का अधिकतर सामान कहाँ से आता है, चाइना से आता है, दूसरे देशों से आता है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक को लेकर सामान जो भी है, मोबाइल वगैरह जो भी है, वो हम लोग किस पे आधारित है, चाइना पर। यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा हम लोग भेजते कहाँ हैं, यानी निर्यात कहाँ करते हैं, हम लोग अमेरिका को निर्यात करते हैं। यानी निर्यात का सबसे बड़ा पार्टनर भारत का कौन है, अमेरिका है। लेकिन आने में यानी आयात में सबसे ज़्यादा यहाँ सामान कौन भेजता है, वो चीन भेजता है। यानी चीन आयात में भारत के साथ पार्टनरशिप में नंबर 1 पे है यहाँ भेजने में। यहाँ से हम लोग किसको सबसे ज़्यादा भेजते हैं, तो अमेरिका को। लेकिन अभी हम लोग खुली अर्थव्यवस्था है। लेकिन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 1947 से 1990 तक हमारा जो अर्थव्यवस्था था वो बंद अर्थव्यवस्था था। उस बिल्कुल सीमित व्यापार, बिल्कुल निश्चित मात्रा में, बिल्कुल कम मात्रा में जो हमारा व्यापार था वो दूसरे देशों के साथ था। इसका कारण था क्योंकि जब हम लोग आज़ाद हुए थे हमारे पास संसाधन सीमित थे, हमारे पास तकनीक की कमी थी, और तकनीक की कमी होने के कारण हमारे यहाँ जो भी चीज़ें उत्पादित होती थी उसका कीमत ज़्यादा होता था।
और विदेशों में तकनीक विकसित थी। उस वक्त, जिस वक्त हम लोग आज़ाद हुए थे, उस वक्त विदेशों में तकनीक तो थी, लेकिन हमारे यहाँ भारत में हम लोग हथकरघा यानी हैंड टेक्निक, हाथ से, लेबर से अधिक, यानी लेबर के द्वारा ही तकनीक की कमी थी। तकनीक की कमी होने के कारण यहाँ जो उत्पादन मूल्य होता था, यानी जो कीमत होता था बनाने में, वो अधिक होता था। जैसे उत्पादन मूल्य अधिक होगा तो बिकेगा भी अधिक मूल्य में, और विदेश में जो सामान था वो सस्ता होता था। अगर हम लोग उस वक्त खुली अर्थव्यवस्था को अपनाते, यानी विदेशों से सामान मंगवाते, तो वहाँ तो सस्ती चीज़ तो मिल जाती है हमें, लेकिन यहाँ का जो उद्योग था, यहाँ के जो उद्यमी थे, यहाँ के जो श्रमिक थे, वो बर्बाद हो जाते। यानी यहाँ का जो घरेलू उत्पादन था, घरेलू उद्योग थे, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते। लेकिन 1947 से 90 तक आते आते हमारे पास भी तकनीक हो गए, हम लोग भी कुछ कुशल हो गए। अब हम लोगों ने वहाँ, आप देखिए दूसरे, ये तो अर्थव्यवस्था का फायदा हुआ कि हमारा घरेलू उद्योग है वो बचा रहा, घरेलू उद्योग बढ़ा। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था का क्या फायदा हुआ? जब हम लोग 90 में पहुंच गए, 1991 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, वित्त मंत्री थे, बड़ा नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अगर किसी व्यक्ति का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वो उस वक्त, इस वक्त 1991 में क्या थे, वित्त मंत्री थे। 1991 में वो वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी, यानी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, और 1991 में ही बने थे। 1991 से 96 तक वो वित्त मंत्री रहे थे। तो उन्होंने एक पॉलिसी लाई। पहले एक पॉलिसी क्या होती थी, भारत में चलती थी LPQ। LPQ ये पहले की पॉलिसी थी, 1990-91 से पहले की पॉलिसी थी LPQ। इसके स्थान पे उन्होंने नई आर्थिक नीति लाई, या जिसको आर्थिक सुधार कहते हैं। पूछा जाता है कि भारत में आर्थिक सुधारों का दौर कब से शुरू हुआ? 1991 से। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और किनकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव तो कौन थे? प्रधानमंत्री थे। उन्होंने नई आर्थिक नीति लाई। LPQ जो पहले चला करता था उसके स्थान पे लाए LPG। भूलिएगा नहीं, घर में जो हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं उसको भी तो LPG कहा जाता है ना, लेकिन उसका फुल फॉर्म, यानी वो LPG अलग है और ये LPG अलग है। ये LPG क्या था? ये LPQ था लाइसेंस, परमिट एंड कोटा, यानी किसी चीज को करने के लिए लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए और कोटा चाहिए, सरकार के द्वारा तय होता था। लेकिन अब सरकार ने सोचा कि हमें और की दुनिया के साथ, मतलब शेष दुनिया की तरह, विकसित देशों की तरह, हमें भी अपने इकोनॉमिक को, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप करना है, यानी एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है। दुनिया के देशों के साथ हमें भी प्रतिस्पर्धा करना है, कंपटीशन करना है, और भारत को एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो नई आर्थिक नीति लाई, जो आर्थिक सुधार किए, उसका नाम क्या था? LPG। तो इसको समझेंगे, LPG का पूरा फॉर्म क्या है? लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण, हिंदी में लिखते हैं उदारीकरण। उदारीकरण का क्या मतलब था कि यानी कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे रक्षा के क्षेत्र, दवाई के क्षेत्र, ये सब को छोड़कर बाकी किसी चीज़ में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी, यानी जो लाइसेंस जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। दूसरी चीज़ क्या थी? प्राइवेटाइजेशन, यानी सरकार की जो कंपनियां थी, शुरू में ज़्यादातर कंपनियां जो थी क्या थी? सरकारी थी, और सरकारी कंपनियों में फ़ायदा होने के बदले क्या होता था? घाटा हो जाता था। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? निजीकरण, यानी सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्रों में, यानी निजी व्यक्ति को बेचना, यानी विनिवेश करना शुरू किया। तो निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, और जी से क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है कि यानी दूसरे देशों के साथ जो व्यापार संबंध है वो पूरी तरह से, जो कहे 90 तक जो था हम लोग बंद अर्थव्यवस्था में थे, ये खुली अर्थव्यवस्था में, यानी यहाँ क्या चीज़, यहाँ जो उत्पादन होगा वो विदेशों में जाएंगे, और विदेशों से जो सामान होंगे वो हमारे भारत में आएंगे, यानी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, यानी शेष विश्व के साथ अपने देश को जोड़ना व्यापार के संबंध में, व्यापार के टर्म में, यानी व्यापारिक संबंध के रूप में अपने देश को दूसरे देशों के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। और हम लोग याद रखेंगे थोड़ा, मनमोहन सिंह की जब LPG, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में आर्थिक सुधार का दौर क्या कब शुरू हुआ? 1991 में वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह।
प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर नरसिम्हा राव। एलपीजी तो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जानना चाहेंगे। वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। कब से कब? 1982 से 84 तक। देखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और हमारे देश के नरेंद्र मोदी के जस्ट पहले प्रधानमंत्री भी 2 कार्यकाल तक यानी 10 वर्षों तक रह चुके हैं। वो आरबीआई के गवर्नर कब से कब तक रहे हैं? कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं 1982 से 84 तक। 1982 से 84 तक। इसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री कब से कब तक रहे हैं भारत के? वो 91 से, जब से आर्थिक सुधार किए थे वो पहले ही वित्त मंत्री वो रहे हैं 1991 से 96 तक। 1982 से 84 तक क्या रहे हैं? वो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं। कब से कब तक? 91 से 96 तक। और प्रधानमंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार के समय। कब से कब तक? 2 कार्यकाल तक यानी 2004 से लेकर 2014 तक। ये कुछ फैक्ट्स थे जो अर्थशास्त्र के इंट्रोडक्शन से संबंधित थे। फिर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।